अच्छा जी, तो हम जो भी इनपुट और आउटपुट दे रहे होते हैं वो मशीन के लिए सिर्फ जो है ना वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। उनको एडजस्ट करना होता है, उसको उन उनके अंदर ही से कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंटेशन है उसकी, ये सारी चीजें जो है ना उस एल्गोरिथम्स को जो है वो सीखनी पड़ती है। अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। इन अदर वर्ड्स द यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इनपुट डाटा एट हैंड, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशंस दैट गेट अस क्लोजर टू एक्सपेक्टेड आउटपुट। यूजफुल कब होती है वो, कि वो मुझे डाटा में ये नजर आ रहा है, मुझे डाटा में ये नजर आ रहा है, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है क्या वो तुम्हें एक्सपेक्टेड आउटपुट के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं ले जा रहा तो इसका मतलब जो चीजें आप देख रहे हैं वो फिर रेलिवेंट नहीं है, टास्क से रेलिवेंट नहीं है। बिफोर वी गो एनी फर्दर, व्हाट रिप्रेजेंटेशन इज, at its core it is different way to look at data, different way to look at data। हम जैसे देख रहे हैं वैसा नहीं, बल्कि किसी दूसरे तरीके से डाटा को देखना, to represent or encode data। For instance a color image can be encoded in the RGB format। अच्छा, आप ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी इसमें क्या बात हो रही है मुझे अंदाजा है कि आपको फौरी समझ में नहीं आएगी। हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, पढ़ लीजिएगा फिर भी इसको। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये हमारे पास कहता है लेट्स मेक इट कंक्रीट, कंसीडर एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड सम पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सिस्टम। एज यू कैन सी वी हैव few white points and few black points। हमारे पास जो है ना कुछ black and white points हैं। Let's say we want to develop an algorithm that can take the coordinates x y point and output whether the point is likely to be black or white। अब एक algorithm बनाना है हमें जो हमसे एक पॉइंट लेगा एक्स वाई, और वो ये प्रिडिक्ट करेगा कि ये पॉइंट जो मुझे दिया जा रहा है इस प्लेन के ऊपर प्लॉट करने के लिए, इस पॉइंट को ब्लैक प्लॉट करूं या व्हाइट प्लॉट करूं, प्रिडिक्ट करना। इन दिस केस, ऐसे केस के अंदर यही तीन बातें चाहिए, इनपुट डाटा, एग्जाम्पल और अ वे टू मेजर एल्गोरिथम। इनपुट डाटा क्या होंगे, इनपुट डाटा वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हमें दिए जाएंगे प्लॉट करने के लिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, जिसका कलर ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। और फिर उसके बाद एक whether algorithm is doing good job, for instance the percentage of points that are being correctly classified। ठीक है, कि हम देख सकें कि भाई कितनी परसेंटेज में आंसर जो है उसने सही किए हैं और गलत किए हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है, मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्मेशन, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होती हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि शायद ये भी होता हो, ये भी कर ले वो। ठीक है, तो व्हाट वी नीड हियर इज अ न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर डाटा, कि हमारे डाटा को, जो हमें डाटा दिया जा रहा है, ये डाटा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की, उसकी नई रिप्रेजेंटेशन बनाई जाए दैट क्लीनली सेपरेट्स द व्हाइट पॉइंट फ्रॉम द ब्लैक पॉइंट्स। जो व्हाइट पॉइंट्स को ब्लैक पॉइंट से अलग कर दी। वन ट्रांसफॉर्मेशन वी कुड यूज अमंग मैनी अदर पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है उनमें से एक ये हो सकती है, वुड बी कोऑर्डिनेट चेंज, कि हम क्या कर लें कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, हम अभी एज अ मशीन लर्निंग मॉडल अपने आप को समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा पहला ये है कि ये रॉ डाटा, पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। पहले स्टेप में क्या किया भाई, इन्होंने कहा कोऑर्डिनेट चेंज कर दो। कोऑर्डिनेट जब चेंज किया तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन उठा के जो है ना यूं डाल दी गई। डाटा वही है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के जो एक्स वाई है उसको जो है वो क्या कर दिया गया, इधर डाल दिया गया। जब ये डालने के बाद अब इसको सीधा किया गया तो ये हमारे पास ये यूं निकल के आ गया। अच्छा, अब ये यूं निकल के आ गया, तो ये कहता है कि ये पहले के मुकाबले में डाटा ट्रांसफॉर्म होके बेटर रिप्रेजेंटेशन में आ गया। अभी क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है ये क्लियरली समझ में आने लगा। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर, ये कहता है इन दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब नया कोऑर्डिनेट, ये सब सिस्टम खुद कर रहा होता है, अंदर एल्गोरिथम के अंदर चल रहा होता है, व्हाटएवर जो कर रहा होता है वो, जिसकी वजह से उसके पास रिजल्ट आता है।
The coordinates over points can be set to be a new representation of data and it's a good one. ये बेहतर representation है. With this representation, the black white classification problem can be expressed as a simple rule. अब इसके अंदर से एक simple rule निकल सकता है black white classification का. वो rule क्या है? Black points वो points हैं are such that where x is greater than 0. सारे ब्लैक पॉइंट्स वो हैं जिनमें x की वैल्यू पॉजिटिव है. व्हाइट पॉइंट्स आर सच दैट वेयर x इज लेस देन 0. अगर x लेस देन 0 है तो पॉइंट व्हाइट होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ब्लैक. ये रूल निकाल लिया. अब आपके ये रूल जब निकल गया, अब आपके पास कोई भी पॉइंट आएगा आप इस रूल में रखेंगे और प्रेडिक्ट कर देंगे ये ब्लैक होगा या व्हाइट होगा. ठीक है. तो दिस न्यू रिप्रेजेंटेशन बेसिकली सॉल्व्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो इस न्यू रिप्रेजेंटेशन ने ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया. तो टर्म रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है डेटा की वैल्यूज चेंज नहीं करता. ठीक है. लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना, अगर जरूरत पड़े हम आगे देखेंगे वैल्यूज भी चेंज होती है, प्लस माइनस चलती है उसके अंदर. लेकिन क्या है कि कभी डेटा की डायमेंशंस को चेंज कर रहा है, कभी कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा है. तो हर वो पॉसिबल रास्ता जो उसको जरूरी है अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए वो इख्तियार करता है एल्गोरिथम, सारे अप्लाई करता है जिससे बेस्ट रिजल्ट जो है वो आ जाए. तो सर वो मशीन ने खुद डेवलप किया है? जी जी, ये एल्गोरिथम जो है ना वो खुद जो बने हुए एल्गोरिथम्स हैं वो पीछे इम्प्लीमेंट हुए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करता है वो और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करता है. यस सर. ओके. अच्छा जी. अभी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसके बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया पर पैराग्राफ में लिखा. द डीप इन द डीप लर्निंग. इसको डीप डीप क्यों कहते हैं हम? ठीक है. डीप लर्निंग इज अ स्पेसिफिक सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. ये मशीन लर्निंग की ही एक मखसूस फील्ड है. अ न्यू टेक ऑन लर्निंग रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम डाटा. ये एक नया तरीका है जिसकी मदद से डाटा में से रिप्रेजेंटेशंस लर्न की जाती हैं. रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपको ऊपर समझ में आ चुका है. रिप्रेजेंटेशन वो किसे कह रहे हैं, डाटा में क्या कुछ है, कैसे है. दैट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग. और ये क्या करता है, किसके थ्रू करता है एम्फेसिस ऑन लर्निंग? सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन. इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर सक्सेसिव लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक लेयर होती है. ठीक है. इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, जितनी लेयर बढ़ती जाती है मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा डाटा में से बढ़ती चली जाती है. बिल्कुल यूं समझ लें मिसाल के तौर पर कि हम कोई मल्टीपल जो है ना छलनी यूज कर रहे हैं किसी चीज को छानने के लिए. ठीक है. तो पहली वाली जरा मोटी छलनी है, पहली लेयर. फिर उसके बाद दूसरी छलनी तो उससे थोड़ी बारीक है, उससे तीसरी, उससे चौथी, उससे बारीक, पांचवी उससे बारीक. अब होगा क्या, जब पहली छलनी से जो है ना वो हम कोई चीज फिल्टर करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो फिल्टर होके आ जाएंगी. लेकिन दूसरी छलनी से जब गुजारेंगे तो उस तीसरी छलनी में कुछ कम चीजें पहुंचेंगी. फिर तीसरी से गुजर के चौथी में कुछ कम पहुंचेंगी, पांचवी में तो बहुत ही कम हो जाएंगी. अगर वो बिल्कुल लेयर भी इसी तरह काम करती है. अगर मैं आपको लेयर की एक पिक्चर यहाँ पर बना के जरा दिखाऊं न्यूरल नेटवर्क की, तो ये कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. ये मुख्तलिफ जो है ना पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं लेयर्स की. ये जस्ट लाइक जो है ना सीज यानी छलनी की तरह जो है वो काम कर रहे हैं कि इनपुट डाटा यहाँ से आ रहा है, इन लेयर से गुजर गुजर के जा रहा है और आखिर में हमारे पास इंतहाई मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल जाती है. पहले पे कुछ कम मीनिंगफुल होगी, अगले पे उससे ज्यादा मीनिंगफुल होगी, अगले पे उससे ज्यादा मीनिंगफुल होगी और आखिरी लेयर पे जितनी भी मीनिंगफुल होगी वो हमारे एज अ आउटपुट जो है हमें नजर आ रही होगी. ठीक है. तो ये जो टर्म इन्होंने यूज करी इसको एक्सप्लेन किया मैंने कि सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंग मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन. कहते हैं द डीप इन द डीप लर्निंग इज नॉट रेफरेंस टू एनी काइंड ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग.
डीप का मतलब उसमें ये कहने का नहीं है कि हम कोई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे डाटा के बारे में, सब कुछ करेंगे, नहीं। बल्कि इसका मतलब क्या है, इट स्टैंड फॉर द आइडिया ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा सक्सेसिव लेयर्स होंगी, मॉडल जो है वो उतना ज्यादा डीप होगा। इसीलिए उसको डीप लर्निंग कहते हैं कि लेयर्स की जो सक्सेसिवनेस है उसकी वजह से उसको डीप कहते हैं। यानी कि हाउ मेनी लेयर्स कंट्रीब्यूट टू अ मॉडल ऑफ द डाटा इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द मॉडल। तो जितनी लेयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं मॉडल में, वो उतनी डेप्थ कहलाती है। 5 लेयर्स हैं मॉडल के अंदर बनी हुई, जिस तरह भी हमने यहाँ देखा। इसकी डेप्थ जो है वो इस पिक्चर में 3 डेप्थ आ रही है, इस पिक्चर में 3 आ रही है, इस पिक्चर में 3 आ रही है, इस पिक्चर में 5 डेप्थ आ रही है, ठीक है, इस पिक्चर में 4 डेप्थ आ रही है। तो जितनी लेयर्स होती हैं उसकी डेप्थ कहलाती है, वो उसी से टर्म जो है वो डीप लर्निंग बना हुआ है। अच्छा जी, अदर appropriate names for the field could have been layered representation learning। अगर इसका नाम डीप लर्निंग नहीं होता तो क्या हो सकता था? लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन लर्निंग हो सकता था, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन लर्निंग हो सकता था। आज जो डीप लर्निंग है इन्वॉल्व्स टेंस और इवन हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारे मॉडल्स के अंदर दसियों और सैकड़ों जो है वो लेयर्स लगी हुई हो सकती हैं। एंड दे आर ऑल लर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपोजर टू ट्रेनिंग डेटा। और वो सब सीखती कैसे हैं? जब उनके पास डेटा एक्सपोज किया जाता है ट्रेनिंग का आंसर्स के साथ। Meanwhile, other approaches to machine learning tends to focus learning only 1 or 2 layer of representations of data। बहुत सारी दूसरी जो मशीन लर्निंग की अप्रोचेज हैं वो भी अगर लेयर पे काम करती हैं तो वो 1 या 2 लेयर्स पे खत्म हो जाती हैं। इसलिए उनको शैलो लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, डीप लर्निंग नहीं होती, शैलो होती है, हल्की फुल्की लर्निंग होती है। ठीक है सर ये फिर से बताइएगा ज़रा, शैलो लर्निंग प्लीज़। देखिए, हम जो डीप लर्निंग कह रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ लेयर्स क्या हो सकती हैं? बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, कोई कैद नहीं है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। और ये डिपेंड करते हैं आप कैसा मॉडल बना रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा कि भी मशीन लर्निंग की दूसरी अप्रोचेस जो है वो फोकस करती है लर्निंग ओनली 1 or 2 लेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि वो डाटा की सिर्फ 1 या 2 लेयर रिप्रेजेंटेशन करें, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती है इसलिए उनको शैलो लर्निंग कहा जाता है। और यही वजह थी कि वो इतने कामयाब मॉडल्स, कामयाब टेक्निक्स नहीं थी। यूज अभी भी होती हैं लेकिन जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए हो जाती हैं, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो उस पे काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन डीप सर ये लर्निंग अप्रोचेस कौन सी हैं? ये दूसरी यहाँ पे जो कह रहे हैं कि अदर अप्रोचेस टू मशीन लर्निंग, कोई अदर एक अलग? अप्रोच, हाँ, अदर अप्रोचेज मैं आपको दिखा देता हूँ। अदर अप्रोचेज जो है हमारे पास आखिर में उनका जिक्र है थियोरेटिकली कि वो अप्रोचेस ये, पहला है कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग कर लें आप। ठीक है, अर्ली न्यूरल नेटवर्क्स की पहली जब शुरू हुए तो कैसे थे? कर्नल मेथड्स जो है ना वो यूज होते थे। उसके अलावा जो है ये डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन यूज होती हैं। ये अभी भी यूज हो रही है, नो डाउट। लेकिन फिर बाद में वापस किस पे आ गए? 2010 में न्यूरल नेटवर्क पे आ गए, जब न्यूरल से नेटवर्क्स पे आ गए। ट्रांसफॉर्म कर लिया, रिजल्ट अच्छे आ गए, टेक्निक्स इंप्रूव हो गई। तो वो सारी, उन सबसे ज्यादा कामयाब जो है वो मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क यानी कि डीप लर्निंग हो गई। लोग अभी भी ये हो गया, इन पे तो काम कर जाता है। मैं इससे कहूँ कि भाई सर आपकी आवाज़ कट रही है सर, आपकी कंप्यूटर आवाज़ विजन कट पे रही है। काम करो, या इन टेक्निक से कहूँ कि जो है ना वो, इन टेक्निक से अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर विजन पे काम किया जाए, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी किया जाए, या जैन नेटवर्क पे किया जाए जनरेट, तो फिर ये वाली टेक्निक जो है ना इतनी कामयाब जो उसमें नहीं है जितनी हमारे पास ये डीप डीप लर्निंग वाली लर्निंग है। टेक्निक ठीक सर। है। अच्छा जी,
In deep learning, these layer representations are almost always learned via models called neural networks. In deep learning में ये जो layered representation है, ये सब neural networks पे काम करती है. Structured in literal layers stack on top of each other. Literally बिल्कुल सही मानों में एक layer दूसरी layer के ऊपर stack होती है. The term neural network is a reference to neurobiology. Neurobiology से reference लिया गया इसका. But also some of the central concepts in deep learning were developed in part by drawing inspiration from our understanding of the brain. अगरचे के कुछ concepts जो हैं वो deep learning के बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, इंस्पायर होके जितना कुछ हमें अपने ब्रेन के बारे में मालूम था उससे इंस्पायर हुए और वही चीज करने की कोशिश की गई. डीप लर्निंग मॉडल्स आर नॉट मॉडल्स ऑफ द ब्रेन, लेकिन ये डीप लर्निंग के मॉडल किसी भी तरह से ब्रेन के मॉडल नहीं है. देयर इज नो एविडेंस दैट द ब्रेन इम्प्लीमेंट्स एनीथिंग लाइक लर्निंग मैकेनिज्म यूज्ड इन मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल्स. ऐसा कोई जो है ना एविडेंस नहीं है कि ब्रेन भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारे मॉडल काम करते हैं. बेसिकली इसको मैं समरी कर दूं तो समरी में ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे मॉडल हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह से जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं उस तरह काम नहीं करते. जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हैं उस तरह काम नहीं करते, बल्कि वो दिमाग के न्यूरॉन किस तरह काम करते हैं तो एक्चुअल में तो किसी को मालूम ही नहीं कि न्यूरॉन में क्या जा रहा है, क्या हो रहा है. हाँ, लेकिन क्योंकि उससे इंस्पायर हुए हैं तो इसकी फंक्शनैलिटी को कुछ वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है. लेकिन ये सारे के सारे एक्चुअली जो है वो मैथमेटिक्स पे काम करता है और हमारे दिमाग में क्या मैथमेटिक्स चल रही नोबडी नोस. तो यू मे कम अक्रॉस पॉप साइंस आर्टिकल्स, आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जिसमें दावा किया जा रहा होगा कि ब्रेन वाज ऑर्ड like the brain or was modeled after the brain. कि नेटवर्क जो है बनाया गया है, डीप लर्निंग जो है ना वो ब्रेन की तरह है या ब्रेन के जैसी ही बनाई गई. बट isn't that case, ऐसा कुछ भी नहीं है. It would be confusing for counterproductive for newcomers in the field of deep learning as being in any way related to the neurobiology. ये confuse करता है बच्चों को, नए कमर्स को जो पढ़ना चाह रहे हैं डीप लर्निंग को. You don't need that shroud of just like our minds. आप को जरूरत नहीं ये कहने की, इस पे यकीन करने की बिल्कुल हमारे दिमाग के जैसा. नो, मिस्टेक एंड मिस्ट्री, ऐसा कुछ भी नहीं. एंड यू मे एज वेल फॉरगेट एनीथिंग यू मे हैव रीड अबाउट हाइपोथेटिकल लिंक्स बिटवीन डीप लर्निंग एंड बायोलॉजी. और आपने अगर कुछ पढ़ा है ऐसा तो भूल जाए उसको, ऐसी कोई बात नहीं. फॉर आवर पर्पस डीप लर्निंग इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम डेटा. ये टोटल जो है वो क्या है, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है. मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की बुनियाद पे जो है ना वो सारी कैलकुलेशन होती है और उसी से रिजल्ट निकलते हैं. इसके कहीं से भी जो है ना बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की फंक्शनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. इन द एंड मैं इसको और समराइज कर दूं कि हमने ये तो कर लिया है कि हमारा दिमाग जिस तरह किसी चीज को देखकर पहचान लेता है, कर लेता है, क्लासिफाई कर लेता है, न्यूरल नेटवर्क भी उस काम को कर लेते हैं. यानी काम तो मिमिक हो गया है. ठीक है कि मैं देखता हूं तो अब कंप्यूटर भी देखता है. मैं पहचान सकता हूं देख के कि मैं क्या देख रहा हूं, कंप्यूटर भी पहचान सकता है देख करके वो क्या देख रहा है. लेकिन मेरा देखने का जो प्रोसेस मेरे दिमाग में है वो बिल्कुल भी वो प्रोसेस नहीं है जिससे कंप्यूटर देख रहा है. कंप्यूटर प्योरली स्टैटिस्टिकल बेस पर वो डिसीजन ले रहा है और मेरा दिमाग के अंदर जो है वो जो क्या चल रहा है मेरे खरबों न्यूरॉन्स के अंदर वो नामालूम है. ठीक है, तो काम मिमिक हो गया है. टेक्नोलॉजी जो है ना वो मिमिक नहीं हुई कि आप बोले कि दिमाग ही बना डाला है हमने. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, कोई सवाल इसमें? नहीं सर, बस आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सर्टन रूल्स के तहत जो है, जैसे भी आपने मिसाल दी कि जिस तरह से आप एक पिक्चर को देख रहे हैं तो वो उसी तरह से देख रही है, लेकिन वो हमारे बनाए हुए ही सेट ऑफ रूल्स हैं और उसके ऊपर से वो अपने डिसीजन ले रहा है. लेकिन वो सेट ऑफ रूल भी वाले नहीं है, इफ देन एल्स वाले. अच्छा, नहीं 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 सर, वो नहीं. वो हाँ, अभी कहते हैं व्हाट डू रिप्रेजेंटेशंस लर्न बाय डीप लर्निंग एल्गोरिथम लुक लाइक. अब वो जो
हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसका बनता क्या है लेयर में जाने के बाद। अच्छा अभी let's examine how neural network several layers deep transform an image of a digit in order to recognize what digit is। ये रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हूँ कि लेयर रिकॉग्नाइज करना चाहे या मॉडल रिकॉग्नाइज करना चाहे डिजिट क्या है, तो क्या होगा? भी हमने इनपुट देंगे, इनपुट दिया, लेयर में से घुसा, थोड़ा फिल्टर हुआ, वो चीजें जो टारगेट तक पहुंचने के लिए उसके लिए जरूरी नहीं थी उसने ड्रॉप की, अगली लेयर में जाके कुछ और चीजें ड्रॉप करी, अगली लेयर में जाके कुछ और चीजें ड्रॉप करी, अगली लेयर में जाके कुछ और चीजें ड्रॉप करी, और इन द एंड जो है उसने क्या कर दिया? प्रेडिक्ट कर दिया। अच्छा अभी आप कहेंगे यार क्या हो रहा है? तो ये अभी एक कंट्रोल फ्लो दिखाया कि लेयर में से गुजरने के बाद जो है ना आखिर में वो क्या कर देता है? प्रेडिक्ट कर देता है। अच्छा वो जो ड्रॉप कर रहा है वो क्या ड्रॉप कर रहा है, वो जो लेके जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है, ये अभी अननोन है। अच्छा और वो किन बेसिस पे ड्रॉप कर रहा है किसी चीज को, और किन बेसिस पे किस अगली लेयर पे भेज रहा है, वो भी हमारे लिए अभी अननोन है। अच्छा अगली फिगर में देखें, यही चीज इसकी अब कुछ और रिप्रेजेंटेशन है कि जब हमने इनपुट दिया उसको, ये लेयर 1 में से गुजरा, अब लेयर 1 में से ये नोड्स में ये चीजें आ गई। अच्छा फिर ये चीजें यहाँ से निकल के अगली लेयर में गई, नोड में कुछ ये चीजें बनती आ रही, फिर अगली लेयर में गई ये चीजें बनती आ रही, और आखिर में प्रेडिक्ट हो गया। अच्छा अब ये हमारा इनपुट था जो अंदर ट्रांसफॉर्म होता रहा मुख्तलिफ शक्लों में, और ये होता रहा, और आखिर में उसने इसको पहचान के प्रेडिक्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो पहले ही बहुत अच्छा था, तुमने पता नहीं क्या बना दिया। तो मैंने कहा ये पहले अच्छा यूं था कि ये हमारे लिए 4 था, सिस्टम के लिए तस्वीर नहीं होती, सिस्टम के लिए ये पिक्सेल्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तस्वीर जो है ना बेसिकली यूं है, ये सीन है, ये वाला सीन देखिए, ये देख ये, तो ये बेसिकली क्या है, हर पिक्सल की वैल्यू है, न्यूमेरिक है तस्वीर, उसके लिए न्यूमेरिक डाटा है। अगर इसको हम नमपाई का मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो ये यूं बनेगा। ठीक है, ये आपको इस पिक्चर में देखे नजर आ रहा है। अच्छा तो अब सीन क्या है कि वो उन नंबर्स में से कहीं पर क्या होते हैं, उनको सीखने के लिए कहीं पर पिक्सल की वैल्यू ज्यादा है, कहीं पर कम है। ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले मॉड्यूल में। लेकिन वो क्या कर रहा होता, ये उसके लिए तो उसको क्या पता क्या चलेगा, उसके लिए तो बस कलर है, कलर भी नहीं है, कलर भी हमारे लिए है, उसके लिए सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है कि यहाँ 194 लिखा हुआ, या 68 लिखा हुआ, या 5 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, वो उनको गुजार रहा है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हमारे समझने के लिए थोड़ी कर रहा है कि हम परेशान हो गए यार इसने क्या किया, वो अपने समझने के लिए कर रहा है, अपनी रिप्रेजेंटेशन बना रहा है। ठीक है, और इन द एंड जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप परेशान नहीं हो यार, ये तो पहले सही था, पहले हमारे लिए सही था। ठीक है, उसके लिए जो है ना ये सही है जो उसने शक्ल निकाली है। अगर मैं आपको और आगे ले जाऊं इमेज प्रोसेसिंग के आवाज नहीं आ चैप्टर रही में, यार तो आपकी? हाँ, आवाज बाकी लोगों को आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा जी जी सर सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको आगे चैप्टर्स में ले जाता हूँ, वहां पर बीच लेयर में इमेज के साथ क्या होता है वो हम देख सकते हैं ग्राफ पिक्चर्स की शक्ल में, तो आपको पता चल जाएगा कि यार क्या हो रहा होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये हमारे पास जो है ना एक अदद ये तस्वीर दी है हमने उसको। ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा इससे क्या क्या कर रहा होता है। ये तस्वीर इनपुट गई, इनपुट जाने के बाद मॉडल से गुजरने के बाद जो है ना अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहली बारी में क्या हुआ, उसने तस्वीर का ये हाल कर लिया।
अच्छा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये उसके लिए हमें तो नजर आ रहा है कि तस्वीर क्या है, लेकिन उसको तो उससे कोई गरज नहीं तस्वीर क्या चीज है। वो तो सिर्फ देखा है कि नंबर्स की क्या सीरीज मेरे पास आई है और उस सीरीज को मैंने किस चीज से मैप किया। अगर मैं ये तस्वीर देके उसको बोलता रहूँ कि ये हाथी की तस्वीर है, तो वो इसको लर्न कर लेगा कि यार यार ये हाथी ही है, लेकिन उसको नहीं पता कि हाथी क्या चीज होता है। बस उसको वो समझ जाएगा कि एक नंबर को दूसरी जगह दूसरे नंबर के साथ मैप ये तो करना RGB है। वैल्यू में डिफाइन है ना सारी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो RGB वैल्यूज में नंबर ही होंगे ना सारे। अब ये उसने ट्रांसफॉर्म करी। अब यहाँ पर जो दिखाया गया 7 लेयर्स के अंदर क्या हो रहा है जी, हर लेयर के अंदर क्या हो रहा है, ये 5वीं लेयर में ये पहुंची, 6ठी लेयर में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और आगे चल के 7वीं लेयर में ये हो गया, 8वीं में लेयर में ये बची। तो ये चीजें क्या होती जा रही है, फिल्टर करता जा रहा है वो हर लेयर में से। ठीक है, और आखिर में पहुंच के जो है ना वो क्या कर देता है, प्रिडिक्ट कर देता है, जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं डिजिट वाले केस में। सर ये इनिशियल में सेकंड्स में ऐसे प्रोसेस होते हैं, फिर इसको टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि डाटा कितना ज्यादा है। करता तो बहुत फास्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसको, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कितने कितने न्यूरॉन्स हमारे जो है ना लेयर्स के अंदर होते हैं। एक इमेज अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 50x50 की है, तो 50x50 का मतलब ये है कि हमारे पास कितने हो गए, 50 × 50 2500 पिक्सल हो गए एक इमेज के ना। तो जब 2500 पिक्सल हमारे पास हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनपुट न्यूरॉन जो यहाँ 5 नजर आ रहे हैं ना, 5 नजर आ रहे हैं, इधर इनपुट में हमारे पास 2500 न्यूरॉन होंगे। 2500 आगे तकरीबन 5000 से कनेक्ट होंगे। तो आप सर ये सिर्फ अंदाजा हम करें, एक पिक्चर का दे रहे हैं बस। एक पिक्चर का दे रहे हैं। अभी तो 2500 होंगे, 2500 50 हो आगे तो 5, 2500 आगे जो है ना 50,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे। कितना डाटा जा रहा होगा, कितना ज्यादा प्रोसेस हो रहा होगा, अनइमेजिनेबल है। खैर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उसकी तरफ। तो ये बात समझ में आई कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें अगर समझ नहीं आ रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप इससे कंक्लूजन निकालें यार पता नहीं क्या कर रहा है, सत्यानाश कर दिया तस्वीर का। नहीं, वो उसके लिए बेहतर है जिसको वो प्रेडिक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, सो व्हाट डीप लर्निंग इज। अब जो हमें समझ में आया टेक्निकली, a multi-stage way to learn data representations। multi-stage way है ताकि data representation सीखी जाए। It's a simple idea, but it turns out very simple mechanism, sufficiently scaled। ये बहुत simple mechanism है, लेकिन ये तक जो है वो क्या हो सकता है, scaled हो सकता है, बढ़ सकता है, can end up looking like magic। और इसका रिजल्ट जो है ना बिल्कुल हमें जादू की तरह लगता है यार ये कैसे काम कर रहा, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, कोई सवाल इसमें है तो पूछ लें, फिर हम आगे जरा एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो समझना हमें बहुत जरूरी है। जी भाई, कोई सवाल है तो पूछें प्लीज। नहीं सर, कंटिन्यू करें। Thank you। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर ये था कि इसमें तो सर मशीन अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रही है और उसकी आउटपुट दे रही है। वो अगर हमारे आउटपुट के मुताबिक ना हो तो फिर वो तो मशीन अपनी प्रिडिक्ट ही कर रही है ना। अगर हमें वो ना मिले उस तरह की आउटपुट तो फिर सर ये डाटा है, ये क्या इसके अंदर डिफरेंस होगा? नहीं, आप बेसिकली समझ नहीं पा रहे, ठीक है, कि वो क्या हो रहा है। एक टर्म होती है, मैं भी आपको याद दिखाता हूँ कुछ बना के। इसको हम कहते हैं मैपिंग। ठीक है, अब हो क्या रहा था, हम अपनी मर्जी का आउटपुट नहीं दे रही होती वो। क्या कह रहा हूं मैं, अपनी मर्जी का आउटपुट नहीं दे रहा होता वो, बल्कि क्या होता है, बल्कि ये होता है कि हमारे पास, मैं क्या करता हूँ भाई, हमारे पास एक ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, सी वैल्यू है, डी वैल्यू, ई वैल्यू, एफ वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या कहा उसको,
मैंने कहा भाई अगर तो हमारे पास सॉरी मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है और इसका जो आउटपुट है फॉर एग्जांपल वो एक बॉल है, ठीक है। इसका आउटपुट जो है हमारे पास एक बॉल है। अब क्या हो रहा है, और इसी तरह का हमारे पास और डेटा है जिसके अंदर वैल्यूज यकीनन चेंज हो रही होंगी, लेकिन कॉलम्स के नाम जो है वो ये, ठीक है। एक को मैंने कहा बॉल है, दूसरे को मैंने कहा अभी कि ये जो है वो कुछ और आइटम ले लूं, गोल के आइटम होगा, मैंने कहा ये एप्पल है। अच्छा, तीसरा आइटम मैंने कहा भाई ये फिर हमारे पास जो है वो एप्पल है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ये जो है ना मेरा मॉडल है, ठीक है। अच्छा, ये डेटा जो हमने बनाया है ये इस मॉडल में फीड हो रहा है, इस मॉडल में डेटा जा रहा है, और डेटा जब इस मॉडल में जा रहा है तो ये इस डेटा के अंदर ये कोई ना कोई जो है ना मुख्तलिफ प्रोसेसिंग कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है। लगाने के बाद अच्छा मैंने ही इसको बताया है कि जो तुमने इसमें से सीखा है वो सीखने के बाद ये चीज है क्या उसको नहीं मालूम, मैंने ही उसको बताया है कि ये चीज क्या है। भी एक आउटपुट के तौर पे क्या है, एक बॉल है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन तो वो खुद लर्न कर रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है, ये बॉल है। अच्छा, इसको आप अब एक मॉडल को आप सपोज करें कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को कभी आपने पढ़ाया हो ना, 2 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को जिसने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा, उसे जब किताब पढ़ा रहे होते हैं उसको बताते हैं भाई ये एप्पल है और ये बॉल है। अच्छा, तो हम उसको ये नहीं बताते कि ये एप्पल जो है वो क्यों है, समझिएगा मेरी बात गौर से। ये नहीं बताते कि एप्पल जो है वो गोल है, ऊपर से थोड़ा कर्वी है, उसकी फिर थोड़ा सा होल बना हुआ है, फिर एक डंडी भी निकली हुई है उसके अंदर, और एप्पल की जो है ना वो कलर ऐसा है और नीचे पे ऐसा कुछ भी नहीं बताते। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको ये डाटा जो है वो यूं सप्लाई करते हैं। अच्छा, हम सप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ उसे क्या दिखाते हैं, आउटपुट दिखाते हैं उसे, और उसे बताते हैं कि एप्पल है। वो क्या करता है, उसको देखता है एक बार, उसका दिमाग उसके तमाम फीचर्स को प्रोसेस करता है। वो सारी चीजें जो मैं नहीं बता रहा हूँ उसने उसको देखा और देखने के बाद समझा। एक दो एग्जांपल्स और उसने देखने के बाद क्या कर ली, अंदर उसने अब उसके दिमाग ने वो प्रोसेस करने के बाद जो है उस चीज को सीख लिया कि ये यूं चीज आ रही है, तो ये जो है ना वो एप्पल होती है, या ये चीज जो है ना वो बॉल होती है। अच्छा, ये अगर मैं क्या करता, ये भी मैं ही सिखा रहा हूँ उसको कि ये जो तुम चीज देख रहे हो ये जो है ना वो बॉल है। अगर मैं इस चीज को बॉल के बजाय ऑरेंज कहना शुरू कर देता तो बच्चा वही सीखता कि ये जो है ना ये ऑरेंज होता है। आइंदा वो बैट के साथ और दुकान पे जाता कहता अंकल ऑरेंज दे दे, क्योंकि उसने वही सीखा होता है जो हमने मैप करना सिखाया था। हमने उसको कहा है कि भाई ये जो चीज आपको नजर आ रही है इन सारे फीचर्स के साथ, जो मैं बता नहीं रहा हूँ तो आपको फीचर, बल्कि आप खुद ही देख लो, इन फीचर्स के साथ जो चीज नजर आ रही है उसको मैप किस चीज से कराया है, बॉल से कराया है, ठीक है। अब वो ऐसा बहुत सारा डाटा एप्पल बॉल का दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, जब उसने काफी सारा सीख लिया
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करने लगेंगे, हम सिंपली अब ये काम करेंगे कि भाई यहाँ पर जो हम ये इसको बता रहे थे मैप करने के लिए, अब ये बताएंगे नहीं। अब हम सिंपली उसे कोई दूसरी टाइप की बॉल या वही बॉल व्हाटएवर या एप्पल जब उसको दिखाएंगे, उसको दोबारा फीड कराएंगे, भाई देखो ठीक है। और अब यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो वो उन फीचर्स को जो उसने देख देख के फीचर लर्निंग की है, रिप्रेजेंटेशंस की लर्निंग की है, वही लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके कोई रूल अपने दिमाग में बनाए होंगे कि हाँ यार एप्पल इस तरह होता है या बॉल इस तरह होती है, तो वो इम्प्लीमेंट करके वो यकीनन जो है वो इसका एक आंसर जो है वो आपको प्रिडिक्ट करेगा यहाँ पर कि भाई ये एप्पल है या बॉल है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे जो डेटा सेट है उसकी कितनी क्लासेस बनी हुई है, उसकी 2 क्लासेस हैं, एक एप्पल की और एक क्लास है बॉल की। तो अब वो फाइनली क्या कर रहा है कि जो डेटा आ रहा है उसको ले जाके मैप कर रहा है कि ये डेटा जो मैं देख रहा हूँ ये बिलोंग टू एप्पल क्लास और ये डेटा बिलोंग टू बॉल क्लास। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना वो यही बोलेगा। अब ये नहीं कहते कि अब मैं उसको एप्पल बॉल सिखा रहा हूँ, अपनी मर्जी सीख रहा है तो उसको जो है ना वो तरबूज समझना शुरू कर देगा। नहीं, वो वही 2 चीजें समझेगा जो 2 क्लासेस मैंने उसको डेटा ट्रेनिंग के दरमियान बताई कि ये हो तो ये चीज है, ये हो तो ये चीज है, ये हो तो डेटा है तो ये चीज है। ठीक है, जिस डोमेन के अंदर उसको आप सिखा रहे हैं इन 2 चीजों पर या 10 चीजों पर, तो वही उन्हीं डोमेन के अंदर वो चलता रहेगा। कोई सवाल है तो पूछे। सर क्लियरली समझ लग गई है, बहुत ये समझ लग गई कि कैसे डाटा को वो प्रोसेस करता है और उसके रिलेटेड ही वो देखता है डाटा को और हमने फिर आउटपुट दिए इनपुट होते हैं, उन्हीं पे यस मैपिंग यस करना सीख रहा होता है, यस अपनी तरफ से ऐसे कोई सही आउटपुट है। नहीं लाता। ठीक ठीक सर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो अगर यही हम सुपरवाइज लर्निंग हुई ना फिर। यही सुपरवाइज लर्निंग हुई कि हम उसे डेटा भी दे रहे हैं और सिखा रहे हैं कि ये मैप करना सीखो। सर एक क्वेश्चन है, जी किसी का, जी पूछें। अगर अभी हमने उसको डाटा मॉडल में 2 दे दिए हैं, एक बॉल दे दी है और एक एप्पल दे दिया है, तो उसमें लर्निंग भी हो गई है, सब हो गया। अगर हम कोई थर्ड चीज़ देते हैं, फॉर एग्जांपल से कि हम उसको कोई और फ्रूट दे देते हैं जो इससे मिलता जुलता हो, तो वो उसको अननोन बोलेगा या वो इससे रिलेट ही करेगा? नहीं, अननोन नहीं बोलेगा, वो आपको आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल और बॉल दिया, अब मैं उसे ऑरेंज दे देता हूँ, वापस यहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं उसे यहाँ से जो है ना वो एक ऑरेंज दिखा रहा हूँ। इस जगह पे जो है हमारे पास जो है, मैं इसको करूँ, हमने जो है ना उसको अब इस दफा हमने बॉल या एप्पल नहीं दिया, उसको ऑरेंज दिया। लेकिन वो क्या करेगा, वो इन दोनों को, इसको भी किसी एक क्लास में डालने की कोशिश करेगा जिससे ये ज्यादा करीब मैच हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास तीसरा कोई आंसर है ही नहीं, वो कहाँ मैप करेगा, आपने सिखाया ही नहीं। अगर आप यहाँ एक कैटेगरी बनाते, एक कैटेगरी कौन सी बनाते, एक कैटेगरी बनाते या एप्पल है या बॉल है या अननोन है, उसको ये भी सिखाया होता कि ये भी हो सकता है कि अननोन कैटेगरी हो, तो फिर वो उसको अननोन में डालने की कोशिश भी करता। तो अभी कैटेगरी सिर्फ 2 ही हैं, क्लासेस सिर्फ 2 ही हैं, तो वो जो भी आंसर आएगा वो उसको उनमें से डालने की कोशिश करेगा। और यकीनन क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस तरह के फीचर्स पे नहीं हुई है, तो वो जवाब जो है वो आपको सूट नहीं करेगा, ज़ाहिर है गलत आंसर आएगा। थैंक ठीक यू है, सर, अंडरस्टूड सर। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन 3 फिगर्स। डीप लर्निंग जो है वो 3 फिगर्स में कैसे काम करती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको जो है ना यहाँ पर एक लेयर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, जिससे जो है देखिए हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मॉडल बना रहा हूँ जिसके अंदर जो है ना मेरे पास जो फीचर्स हैं, मेरे पास जो डेटा है
उसके अंदर एक बंदे की एज है, एक बंदे की जेंडर है, एक बंदे की हाइट है, एक बंदे का वेट है, और एक बंदे का जो है ना फैमिली डिजीज, या इसमें कह देता हूँ मैं कि भाई इस बंदे को शुगर की बीमारी है या नहीं है, ठीक है ना, डायबिटिक्स है या नहीं, ये मेरे पास डाटा है। हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम इनमें से ये कॉलम जो है ना हमने इनपुट बना दी, यानी एक्स बना दी, ठीक है, और ये वाला जो है ये हमने क्या कर लिया, एक वाई बना दिया, आउटपुट बना दिया कि भाई इन तमाम बेस चीजें एज, जेंडर, हाइट, वेट की बुनियाद पे प्रेडिक्ट करेगा कि भाई इसको डायबिटिक है या नहीं। तो इस वक्त जो है मेरे पास इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो, इनपुट फीचर्स जो हैं वो 4 हैं, एज, जेंडर, हाइट और वेट। ठीक है, सबको समझ में आती है बात? ये मैं एक इनपुट लेयर बना रहा हूँ, यूं समझ ले। ठीक है, एक लाइन में कर दूं जरा सबको। ठीक है, इसमें एक जो है वो हमारे पास एज है, जेंडर, हाइट और वेट। अब हमारे पास क्या होगा, अब मैं अपने मॉडल की लेयर्स बना रहा हूँ। दूसरी लेयर बनाई मैंने। अच्छा, ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम कितनी लेयर्स बनाना चाह रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, और कितने, एक लेयर में कितने न्यूरॉन्स बनाना चाह रहे हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे पास हमारी कनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन की, कि ये डाटा होगा ना, हमारा डाटा होगा, एज में कुछ वैल्यू लिखी होगी, जेंडर में कुछ वैल्यू लिखी होगी, हाइट में कुछ वैल्यू, वेट में कुछ वैल्यू। ये हमारे पास जो एज है का न्यूरॉन जो है वो यहाँ कनेक्टेड होगा। सारा डाटा जो है वो इस एक न्यूरॉन के पास आ रहा होगा, सारे फीचर्स। जब मैं सारों से जाने से पहले, एक लेयर्स क्या करती है, हमने अपनी पिछली एग्जाम्पल में, आपको याद होगा जो हमने की थी, उसके अंदर एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की, याद है सबको? अच्छा, इसके अंदर जो हमारा y है, ठीक है, वो हमारा ये है, जो हमारा x है वो हमारा ये है। सिर्फ दो चीजें जो है वो हम एडजस्ट कर रहे थे, हम अपनी एग्जाम्पल में, याद है, जो उसकी m और b थे, जिसको हमने कहा ये वेट्स हैं। ठीक है, w और b, ये दो चीजें वेट्स थी जो हम एडजस्ट कर रहे थे बार बार, ताकि हमारी लाइन जो है वो डाटा की सही रिप्रेजेंटेशन में आ जाए। तो ये W और B हम खुद डाल रहे थे जब हमने अपना मॉडल बनाया, तो ये लेयर्स जो है वो अपने वेट उसने खुद ही निकाल के हमें दिए। ठीक है, हाँ, उसे हमने खुद ही निकाल के दी। तो मैं यही चीज असल में यहाँ समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि जब ये न्यूरॉन यहाँ से जाता है तो इस एज के ऊपर एक W की वैल्यू भी जनरेट करता है। ठीक है, इस एज के ऊपर, इस एज, इस किनारे पर, ये लाइन के ऊपर एक एज है और एक एज है, पर एक W जनरेट होता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आके जो है ना, एज में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको लिख ही लूँ, डाटा फीड कर दूं, तो फॉर एग्जांपल एज जो है ना वो 50 है, जेंडर जो है मेल है, अच्छा, और हाइट जो है वो फॉर एग्जांपल 5 फुट है, वेट जो है वो 80 kg है। ठीक है,
ये डाटा है हमारे पास। तो अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारे पास एक वैल्यू जनरेट, एज में 50 वैल्यू आई और यहाँ वेट फॉर एग्जांपल जनरेट हुआ 2। ठीक है, तो इस लेयर पे अब हमारे पास क्या क्या चीज बन गई भी, हम कह सकते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 50 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा इनपुट वेरिएबल यानी हमारा x मल्टीप्लाई हुआ एक जनरेटेड वेट से यानी m से, जो हमारी इक्वेशन में m था। अच्छा, एक वैल्यू हुई। अच्छा, इसके पास वैल्यू सिर्फ यहाँ से नहीं आ रही, इसके पास वैल्यू जो है वो जेंडर से भी आ रही है। अच्छा, जेंडर भी जो है ना वो इनकोडेड होगा तो न्यूमेरिक शक्ल में आएगा, हाइट तो न्यूमेरिक वैल्यू ही है, विड्थ तो जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, सारे यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ अब इसके पास जो है क्या क्या सीन बन गया, अब इसके पास जो है वो ये सीन बन गया कि भाई जेंडर में अगर मैं इसके इनकोडेड वैल्यू कोई बना लूं, फॉर एग्जांपल इनकोड होता है हमारा डेटा, बाद में हम बात करेंगे, वो 3 है और वेट जो है वो इस लाइन के ऊपर जनरेट हुआ है 2। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना हाइट जो है हमारे पास 5 है और वेट जनरेट होता है यहाँ पर खुद ही हो रहा है वेट, ये भी मैं तो अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, ये मॉडल जो है वो खुद कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल -1 जनरेट हो गया, फिर वेट जो है हमारे पास जो है वो 80 है। ठीक है, और जो लेयर का वेट जनरेट हुआ फॉर एग्जाम्पल वो -3 हो गया। ये सारी वैल्यूज जो हैं आपस में प्लस होंगी, प्लस होने के बाद इन सब में, ये सब प्लस होने के बाद जो भी वैल्यू जनरेट होंगी इन सब के अंदर आखिर में जो है वो एक चीज ऐड होगी जो वैल्यू होती है बी की। क्या वैल्यू होती है? बी की, यानी बायस, यानी mx प्लस बी। क्योंकि हमारे पास हमारी इक्वेशन में सिर्फ एक x था तो हमारे पास सिर्फ एक x प्लस बी थी वैल्यू थी, एक ही x था और एक ही m जनरेट हो रहा था, एक m और एक b हो रहा था। अब चूंकि फीचर्स यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, तो हमारे पास 4 इनपुट हैं और 4 m जनरेट होंगे, m1x, m2x, m3x, m4x, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये m1x ये सारे जमा होंगे, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल w's एंड ऑल x। ठीक है भाई, i's और i, और स्टार्टिंग फ्रॉम i1 टू in तक जितने भी हमारे होंगे सारे जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद आखिर में इसके अंदर एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज b। ये एक नोड की बात कर रहा हूं, ठीक है, सारे जमा हुए एक नोड पर, एक वैल्यू जनरेट हो गई। ठीक है, ये वैल्यू इसी तरह, अब जो वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ जनरेट हुई, सारे वेट्स जो इसके पास आए और सारी जो फीचर जिसके पास आए और आखिर में एक वैल्यू इसके अंदर बी की भी ऐड हो गई, बायस की भी ऐड हो गई। और फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता इसका सम अप और प्लस बी कितना आ रहा होगा, बी भी एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू जनरेट हो गई भी, अब हमारे पास 36 फॉर एग्जांपल। अब ये 36 जो है वो अगली लेयर पे जाएगा और इस नोड के साथ फिर वही होगा कि यहाँ पर वेट जनरेट होगा, इसके पास से वैल्यू आएंगी, इसके पास से वैल्यू आएंगी, इसके पास, यानी हर लेयर हर नोड के पास से इसके पास जो है ना क्या आ रही होंगी, वैल्यूज जो है वो आ रही होंगी। और इसके पास कहाँ से आ रही होंगी, इसके पास यहाँ से आ रही होंगी, यूं करके आई, यूं करके आई, यूं करके आई, यूं करके आई, इसने अपना सम अप किया होगा। फिर इसके पास कहाँ से होंगी, इसके पास भी यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। फिर इस हर नोड, इस नोड के बाद भी फिर ये सारी वैल्यूज जहाँ पहुंची, और हर नोड जो है वो अपनी इसी तरह कैलकुलेशन डाल के क्या कर रही है भाई, आगे जो है वो पहुंचा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह जो हमारा न्यूमेरिक डाटा है उसके अंदर वैल्यूज जो है वो क्या हो रही है, चेंज होती चली जा रही हैं और हमारे पास जो है ना आंसर जो है वो आ रहा है। अच्छा, अब इधर आ जाए कि यहाँ जो हमें नजर आ रहा है, जो मैंने अभी आपसे बात की है, ऐसी ये वाली पिक्चर देख लें। ठीक है, काम है जो भी हमने किया है, इनपुट आ रहे हैं और हर जगह जो है ना वेट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। वो वेट इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी m मल्टीप्लाई बाय w हो रहा है, और नोड पे पहुंचने के बाद जो है ना वो आपके पास
एक वैल्यू जनरेट हो रही है, फिर वो आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है और वो आपके पास आउटपुट जो है वो बन रही है। अच्छा, एक चीज और है। अच्छा, मैं दूसरी सी ये पूरी क्लासिफाइड पिक्चर है जो हमने काम किया है। ये सारे एक्स डब्ल्यू आए और एक नोड पे क्या हो गया, सब सम अप हो गए और वहां से फिर आगे आउटपुट के लिए आगे बढ़ गए। कोई सवाल इसके अंदर? मैंने पूरा जो सिलसिला है कोशिश तो की है आराम से समझ में आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन है पूछें। सर हर न्यूरॉन पर नई वैल्यू आएगी हर कि मतलब न्यूरॉन उसकी सारा डाटा पहले उसने कलेक्ट किया और उसने बी की नई वैल्यू दी, तो नेक्स्ट न्यूरॉन पर फिर नई वैल्यू आएगी। हाँ, नेक्स्ट न्यूरॉन पे फिर नया भी आएगा। मतलब इधर सम अप हुआ सारा। यस ये जो चीज आई है ये हर न्यूरॉन के लिए अलग अलग आ रही होगी, इसके लिए भी आ रही होगी यस यस यहाँ सर, ये पर, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके सर लिए, फिर ऐसे ये आगे एक्यूरेट होता ट्रांसफॉर्म कर रहा है जाएगा। अपनी वैल्यूज। जी सर ये सिंगल डेटा रिकॉर्ड के लिए होगा ना सारा प्रोसेस? अगर समझा मेरे नहीं पास बात, सिंगल डेटा। यानी ये अभी जो आपने एज, जेंडर, हाइट और वेट दिया है तो ये सिंगल पर्सन के लिए है। ये एक एक डेटा पॉइंट के एक लिए। ये एक डेटा पॉइंट है जो हाँ जी। प्रोसेस हो रहा है। तो और अगर ये मेरे जी। पास जो है ना, मेरा डेटा सेट में 1,00,000 रिकॉर्ड है, तो आप अज्यूम करें कि कितनी वैल्यूज जो है ना वो जनरेट हो रही हैं, कितने डब्ल्यूज जनरेट हो रहे हैं, कितने बी जनरेट हो रहे हैं हर लेयर के ऊपर। सिर्फ अगर यही अंदाजा करूं, ए के साथ अगली लेयर पे जो है ना 6 है, तो ए से 6 वेट जनरेट हो रहे हैं, जी से 6 हो रहे हैं, एच से 6 हो रहे हैं, डब्ल्यू से 6 हो रहे हैं। तो सिर्फ एक लेयर से दूसरी लेयर पे जाने में 24 डब्ल्यू जनरेट हुए। और फिर अगली लेयर के अंदर जो है ना वो कितने 6 न्यूरॉन्स हैं और आगे 4 हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल 24 जनरेट करेगा। फिर आगे यहाँ 4 हैं और आगे 2 हैं, तो वेट ही वेट जनरेट हो रहे हैं और सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है। है वो प्रोसेसिंग हो रही है। जी सर ये जो पहली बात तो ये है कि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो हमने बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 4 लेयर्स हैं आउटपुट को शामिल किए बगैर, तो ये नंबर ऑफ लेयर्स पहले डिफाइन कौन करता है? ऑप्टिमल डिसीजन कैसे हो रहा है कि ये यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास 4 ही लेयर्स होंगे? और दूसरी बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स हर लेयर में फिर वो कौन डिफाइन कर रहा है? क्या ये भी डायनेमिक है? हम इतने लेयर्स में फिर क्यों जा रहे हैं? किस बुनियाद पर हमने नहीं इतने नहीं लेयर्स डिफाइन नहीं, करते हैं या मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। आपका काम जो होगा नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफाइन करना, और ये सर आवाज़ कट रही है सर आपकी। सर आवाज़ कट रही है आपकी। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ये कि मैं अपने मैं एक काम कर रहा हूँ, फिर अपना जो नेट है उसको स्विच करता हूँ। एक दूसरा वाला गया, खुद ही स्विच हो गया। अच्छा, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आवाज सही आ रही है? जी सर अब आ रही है सही से। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि नेटवर्क के अंदर जो है वो लेयर्स कितनी होंगी और नेटवर्क हर लेयर के अंदर नोड्स कितने होंगे, ये डिसीजन जो है वो उस मशीन लर्निंग डीप लर्निंग आर्किटेक्ट का होगा जो आप हैं कि कितनी रखनी है। तो ये फैसला कैसे किया जाए? ये फैसला जो है वो आप ऐसे ही नहीं कर लेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बे से आपको जो है ना समझ में आने लगेगा। तजुर्बा जो है ना वो कैसे आपका बढ़ेगा? वो बढ़ेगा बार बार एक्सपेरिमेंट करके। आपके पास एक डाटा है, जैसे मेरे पास ये 4 फीचर्स का डाटा था। अब इन 4 फीचर्स के डाटा के ऊपर कितने न्यूरॉन, कितनी लेयर लगानी, आई डोंट नो, मुझे कतई नहीं मालूम। मैं क्या करूंगा, इसको कहते हैं पहले मैं अपना एक बेस लाइन मॉडल बनाऊंगा कि मैंने ऐसी रैंडमली न्यूरॉन्स और रैंडमली लेयर्स लगा के क्या कर लिया, मॉडल बना लिया और मैंने उसको चला दिया। चलाने के बाद मेरे पास प्रिडिक्शंस आ गई।
अच्छा, अगर तीन ही बातें होंगी, या तो प्रिडिक्शन जो है ना बिल्कुल जबरदस्त आ जाएगी मेरे रैंडम मॉडल सिलेक्शन पर, या बिल्कुल ही खराब आएगी। ठीक है ना, दो बातें ये हो गई। अगर तो वो जो है जब मैंने रैंडम बेस्ट लाइन मॉडल बनाया है और प्रिडिक्शन जो है ना वो खराब आ गई, तो नाउ वी हैव टू चॉइसेस कि भाई मैं अपने मॉडल में क्या चेंजेस करूं, मुझे आया लेयर जो है वो कम करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए, ये दो चॉइस है। अच्छा, अभी भी मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि बढ़ानी है कम करनी है, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। अब मैं क्या करूंगा, लेयर बढ़ाऊंगा, बढ़ा के चेक करूंगा कि प्रिडिक्शन मेरी बेहतर हुई है और खराब हो गई। इन केस वो खराब हो गई, इसका मतलब ये है कि वो मुझे लेयर बढ़ाने के बजाय कम करनी चाहिए थी। अब मैं लेयर कम करना शुरू करूंगा, कम कर दूंगा तो मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा अगर मेरे मॉडल की प्रिडिक्शन जो है कम करने से बेहतर हो गई। अच्छा, ये तो एक पैरामीटर बता रहा हूँ मैं लेयर का, खाली लेयर एक पैरामीटर नहीं हो रही, फिर उसके न्यूरॉन भी डिपेंड करते हैं कि अगर लेयर कम करनी, न्यूरॉन कम करूं ज्यादा करूं, कभी आके बहुत ज्यादा जो है ना कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होंगे जिनका आपने ख्याल रखना पड़ेगा एक साथ मॉडल के अंदर, कि भाई लेयर बढ़ाऊं कम करूं, न्यूरॉन की लेयर की विड्थ यानी ज्यादा लेयर बढ़ा दूं, लेयर की हाइट यानी न्यूरॉन्स जो है वो कम ज्यादा कर दूं। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब सीखते जाएंगे ना, तो आपका मॉडल भी खुद ब खुद ट्रेन हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप डाटा देखेंगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे यार इसमें कितनी लेयर होनी चाहिए, कितना न्यूरॉन होना चाहिए। ये तजुर्बे से आता है, ये तजुर्बे से आता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि यार आपने ये ऐसा क्यों किया, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्योंकि ये इंट्यूशन से आता है ना। समझ रहे मेरी बात? हाँ जी, मेरी आवाज समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इसके लिए मैं बड़ी अच्छी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भाई जो हम लोग जो फल खरीदने जाते हैं ना अमरूद वाले के पास, ठीक है, तो उससे कहते हैं यार वो सारे लाल अमरूद निकाल के देना। अच्छा, जायके में तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, वो उन्हीं बहुत सारे अमरूदों में से आपको गिनती के टक 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 उठा के दे देगा, सारे काट के देगा, सारे लाल होंगे। अगर मैं उससे पूछ लूं यार तुम्हें कैसे पता ये लाल है, तो कोई एक्सप्लेनेशन होगी उसके पास कि यार इस पे कोई ऐसा निशान था, इसकी शेप ऐसी थी, इस वजह से लाल है। क्या कहते हैं? नॉर्मली Yes, नहीं sir. कर सकते। वो सर उसका एक्सपीरियंस होगा। क्या कह रहे हैं? He can tell some features, but normally he cannot explain properly ना। हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर, उसकी एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं है, वो इंट्यूशन है जो उसका डेवलप हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप भी जो है ना वो कर रहे होंगे ना, मॉडलिंग कर रहे होंगे, और अब मैं आपसे कोई लॉजिकल रीजन पूछूंगा यार आपने इतनी लेयर क्यों रखी है, आप बोलेंगे यार भाई बस रख ली, मेरा दिमाग कह रहा था, समझ में आ रही थी। इस तरह मॉडल के साथ भी ऐसा ही है ना कि आप इसके आउटपुट देखने के बाद जो है ना आप ये अज्यूम करें, उससे पूछना चाहें कि यार ये तुमने लेयर के अंदर ये वेट क्यों जनरेट की है। मॉडल से अगर समझना चाहें, यार हम बात कर सकूं, मैं उससे पूछना चाहूंगा यार तुमने क्यों जनरेट की है लेयर, तुमने जो है ना ये वेट क्यों जनरेट की है या ये वैल्यू क्यों डाली, तो देयर विल बी नो आंसर। वो कहेगा ठीक है बस हो गया, ही हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, जब ये सारी बात समझ में आ गई तो अब हम आगे चलते हैं। हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन थ्री फिगर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। सर ये जो हमने वेट्स डिफाइन किए हैं 2 -1, ये इसका क्या रूल है, ये किस तरह हमने डिफाइन किए हैं? ये हमने ये जो हमने डिफाइन किए हैं ना, ये हम डिफाइन नहीं करते। आपने पहली क्लास जो मैंने ली थी जिसमें हमने एग्जाम्पल की थी, उसके अंदर जब हमने मैनुअल मॉडलिंग की थी तो हमने लाइन को एडजस्ट करने के लिए यही दो वैल्यूज छेड़ रहे थे ना, एम और बी, याद है? जी सर। तो बेसिकली ये वो मॉडल, फिर हमने मॉडल बना के चलाया, तो हमें नजर आया कि यार मॉडल ने तो वो खुद ही एक लाइन के अंदर जो है ना वेट जो है ना खुद ही निकाल के दे दी। तो ये उसकी अपनी लर्निंग और कॉन्फ़िगरेशन होती है एल्गोरिदम की, खुद जनरेट होता है। मैं तो अभी मॉडल के बिहाफ पे ऐसे रैंडमली लिख दिए हैं बस, ठीक है। ये मॉडल खुद जनरेट करता है, ये पैरामीटर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी,
एट दिस पॉइंट यू नो मशीन लर्निंग इज अबाउट मैपिंग इनपुट। लेकिन वही बात आ गई कि इस पॉइंट पर अब आपको समझ में आ गया कि मशीन लर्निंग का काम क्या है, मैपिंग इनपुट, इनपुट को मैप करना है सही टारगेट तक। क्या ये बॉल है या एप्पल है या ऑरेंज है, वो मैपिंग करना सीखता है। हमने उसको दिखाया और उसे बताया कि बॉल है, अच्छा ठीक है, अब दोबारा आएगा तो उसको बॉल में डालूंगा। Which is done by observing many examples of input targets. You know also deep neural network do this input to target, और deep learning neural network भी यही काम करते हैं। अच्छा, अगला जो पैरामीटर ये है, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले यहाँ पर आता हूँ। ये क्या होता है, इनपुट लेयर के अंदर जाता है। अभी हमने ये पीछे सीखा है, यहाँ पर इनपुट लेयर के अंदर जा रहा है और उसके अंदर लेयर पे क्या ऐड हो रहा है, वेट जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, वो वेट उस इनपुट से मल्टीप्लाई हुआ, अब वो अगली लेयर के अंदर इनपुट बन के चला गया और फिर अगली लेयर में उसका अपना वेट जनरेट हुआ, और इस तरह चलते 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 जितनी भी लेयर्स हो, आखिर में क्या हो जाएगा, एक आउटपुट लेयर पे एक आउटपुट आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से निकला जो है ना, अब यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच के जो है ना ये आउटपुट बन गया। अच्छा, इसके बाद और भी चीजें आ रही होंगी, वो सिंपल डायग्राम बनी हुई है, तो खैर मुख्तलिफ रिसोर्सेज से होता हुआ जो है ना, ये नेटवर्क बनाता हुआ यहाँ पहुंच गया, और सबने जो है ना वो, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये कहते हैं द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट अ लेयर डज टू इट्स इनपुट डाटा। लेयर इनपुट डाटा के साथ करती क्या है, मैंने आपको समझाया अभी, अब इनका पढ़ते हैं। जो वो करती है वो स्टोर होता है, किस चीज में स्टोर होता है, इन द लेयर्स वेट्स। वो एक्चुअली वो सारी कहानी जो है वो किसके अंदर स्टोर होती है कि उसने क्या वेट्स बनाए हैं, विच इन इसेंस आर अ बंच ऑफ नंबर्स, जो असल में खुद भी नंबर्स ही हैं, वो वेट्स भी नंबर्स हैं। इन टेक्निकल टर्म्स वी वुड से दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड बाय अ लेयर, वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लेयर ने इम्प्लीमेंट की है, इज पैरामीटराइज्ड बाय इट्स वेट्स। वो बेसिकली किसके अंदर छुपी हुई है, उनके वेट्स के अंदर छुपी हुई, यानी ओसी डब्ल्यू और बी के अंदर छुपी हुई। ठीक है, वेट्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ द लेयर। वेट्स जो है वो उनको पैरामीटर्स भी कहते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट लर्निंग मींस फाइंडिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। तो अगर पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लर्निंग की डेफिनेशन नई बन जाती है। वो डेफिनेशन क्या है कि फाइंडिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द वेट, कि वेट की सही सेट ऑफ वैल्यूज मालूम करना पूरे नेटवर्क के लिए, सच दैट द नेटवर्क विल करेक्टली मैप द इनपुट टू द टारगेट। नेटवर्क जो है वो सही इनपुट को टारगेट पे ले जाके बिठाए, मैप करे। ऐसे वेट और वेट्स को डिसाइड करना, वेट को डिसाइड करना हम जान चुके हैं कि डब्ल्यू और बी को हम किस तरह डिसाइड कर रहे थे और ये किस तरह डिसाइड करेगा। बट हियर इज द थिंग, अ डीप न्यूरल नेटवर्क कैन कंटेन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। डीप न्यूरल नेटवर्क में 10 से लेके लाखों पैरामीटर्स हो सकते हैं। अभी हमने देखा पीछे कि हमारे पास इतने से नेटवर्क के अंदर ही जो है ना वो इतने सारे जो है ना पैरामीटर्स बन गए, जिसमें सिर्फ 4 वेरिएबल। और मैंने कहा अगर हमारी तस्वीर को प्रोसेस करना हो जो 50x50 की हो, तो ये इस जगह पर इनपुट में 4 के बजाय 2500 खड़े होंगे, और इस जगह पर 6 के बजाय जो है ना वो कोई 5000 खड़े होंगे। अब अंदाजा लगा लो, 2500 और 5000 को मल्टीप्लाई करो तो मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स जो है वो एक ही लेयर पे जनरेट हो गए, और फिर मिलियंस ऑफ पैरामीटर अगली लेयर पे, मिलियंस ऑफ पैरामीटर अगली लेयर पे। तो आप अंदाजा करेंगे कितने पैरामीटर जनरेट होंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ देम। सब की हमें करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है। अल्लाह अकबर। may seem like a daunting task, especially given that the modifying the value। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर एक की वैल्यू को भी यहाँ पे खड़े होकर मैं इसको भी डिस्टर्ब करूं, ठीक है, 2 को डिस्टर्ब करूं, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाना है। यानी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ना, एक जगह जरा छिड़कानी की सारी वैल्यूज जो है ना वो हिल जाएंगी। ऐसी सूरत में
वो क्या है कि ये बहुत ही जो है ना मुश्किल तरीन टास्क जो है वो नजर आता है। ठीक है, बात समझ में आई? कोई सवाल इसमें? ये क्या सर, एक सवाल था। जी जी बिल्कुल पूछें। सर ये जो हम लोग ये कह रहे हैं कि जी मतलब जो mx की इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है, तो सर ये जो है ना जी मतलब सिर्फ क्या कहते हैं इसी इक्वेशन को ही क्यों इस्तेमाल जो है पूरी किया जा मशीन रहा है? लर्निंग जो है वो इसी इक्वेशन पे चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन पूरी है। मशीन लर्निंग जी। ये तो सारा समझ आ गया। अभी ये डिफाइन हो रहा है कहीं पे कि ये हमने कितने बार ये लूप्स चलाने हैं, मतलब अभी जैसे कि हमने कहा कि अगर एक वैल्यू भी हम चेंज करें, नंबर्स हमारे पास इन्फिनिटी है, तो उसके अगेंस्ट हाँ में एक भी चेंज आएगा तो फिर तो डेफिनेटली आउटपुट पे ऊपर उसका असर बढ़ता रहेगा। तो हमने हाँ कहाँ तक इसको चलाना, अदरवाइज इन्फिनिटी लूप चलाएंगे तो ये तो बिल्कुल खत्म भी नहीं होगा। क्या ये हम नहीं कंडीशन नहीं रखते हैं कि इन आपने इतने तक हाँ चलाना है? मैंने आपको ईपॉक्स बताए थे ना, मैंने 40 ईपॉक्स चलाए थे पिछली एग्जांपल में, जी जी सर। याद है? तो यस सर, आप वो याद है। बढ़ा भी सकते हैं, कम भी, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अभी हम सर नेटवर्क को दोबारा आगे पढ़ेंगे, अब बहुत सारी एग्जांपल्स हम करेंगे, बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। पूछते रहे फिर भी सवाल, कोई इशू नहीं। जी सर आपने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा इपॉक की लॉजिक मैंने इतने क्यों चलाए थे। 40 से 10 हो रहे थे, वो 40 से 50 हो रहे थे। चलो अभी वो बाद आया नहीं है, आने दें फिर बताते हैं। ठीक है, सर उसमें आएगा ये आगे। था लोएस्ट मीन स्क्वायर जो मिला था, मैं उसी पे हम लोगों ने रोक दिया था। हाँ तो वो ये जहाँ पर लॉजिक हमें लगा नजर सकते हैं। आता है, हाँ लगा सकते हैं, या जहाँ पर हमें जो है ना लोवेस्ट नजर आ रहा हो हम वहां पर उतने अगली बारी में उतने ही चलाएं बस। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्या हुई कि हमने एक बार इनपुट डाटा दिया, उसने हमें प्रेडिक्ट कर दिया। अच्छा, प्रेडिक्ट करने के बाद इनपुट डाटा के साथ मैंने उसे अपने पास आउटपुट डाटा भी तो दिया था ना, याद है? हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पर डाटा के साथ क्या दे रहे हैं, उसे आउटपुट भी दे रहे हैं। ठीक है, डाटा के साथ हमने आउटपुट भी यहाँ देना शुरू किया, तो अब वो हमारे दिए हुए आउटपुट को अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ ये उसने प्रिडिक्ट किया है, और इसके पास एक चीज और भी है जो हमारा आउटपुट डाटा है। अभी आता हूँ मैं उसके ऊपर नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। पहले टू कंट्रोल समथिंग फर्स्ट यू नीड टू बी एबल टू ऑब्जर्व इट। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो पहले उसे ऑब्जर्व करना होगा। टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क you need to able to measure how far this output is from what you expected। ये वही लॉस फंक्शन है कि आपका आउटपुट उससे कितनी दूर है जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी ओरिजिनल से प्रेडिक्टेड कितनी दूर है। दिस इज द जॉब ऑफ द लॉस फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। ये लॉस फंक्शन का काम है, जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। द लॉस फंक्शन टेक्स द प्रिडिक्शंस ऑफ द नेटवर्क। लॉस फंक्शन ये नेटवर्क की प्रिडिक्शन को लेगा एंड द ट्रू टारगेट, और असल वैल्यू को लेगा जो हमने उसको दी हुई है आंसर के तौर पे, एंड कंप्यूट्स अ डिस्टेंस स्कोर, और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालेगा, कैप्चरिंग हाउ वेल द नेटवर्क हैज डन इन स्पेसिफिक एग्जांपल। और वो बताएगा कि कितना दूर है, कितना अच्छा परफॉर्म किया है परसेंटेज की सूरत में। अगर ये डिस्टेंस कम होता है तो लॉस की वैल्यू कम नजर आ रही होती है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो लॉस की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही होती है। कोई सवाल इसमें? चलते हैं आगे। क्या होता है अब, ये होता है, ये प्रेडिक्शंस आई, प्रेडिक्शन आने के बाद ये प्रेडिक्शन लॉस फंक्शन के पास गई। लॉस फंक्शन ने ओरिजिनल से भी वैल्यू मंगाई जो हमने भेजी हुई है, और दोनों पे कैलकुलेशन की, और लॉस स्कोर एक वैल्यू निकाल ली, और हमें लॉस जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस लॉस का क्या होगा? ठीक सर है, ये टेस्ट और ट्रेन डेटा है। नहीं, टेस्ट और ट्रेन डेटा नहीं, ये ट्रेनिंग डेटा ही है बच्चे। ट्रेनिंग डेटा के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, उसे डेटा भी दे रहा सर हूँ लॉस और स्कोर जो है वो आंसर भी दे रहा डिफरेंस हूँ। होगा प्रोडिक्शन और टारगेट का। दोबारा बोलिए। सर ये जो लॉस स्कोर आ रहा है, ये प्रोडिक्शन वाई और हाँ, ये टारगेट वाई का डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा,
डिफरेंस यानी जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि मैं उसे फीचर्स दे रहा था और मैं उसे बता रहा था कि एप्पल है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जब वो फीचर्स देख रहा होगा तो पहले वो खुद प्रिडिक्ट करेगा क्या है, रैंडमली प्रिडिक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी चीज उसको प्रिडिक्ट करेगा और अब मैंने कहा नहीं यार ये एप्पल है, तो अब क्या होगा अगर उस डिफरेंस जो है, अब क्योंकि ये तो सिंगल न्यूमेरिक आंसर नहीं है तो या तो यस और नो में होगा, 100% गलत और 100% सही, ठीक है ना, या तो 100% पास या 0%। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है कि मैं कह रहा हूँ एज प्रिडिक्ट करो तो वो कहता है यार 20 साल है, मेरे पास एज आ रही है 30 साल, तो देयर इज अ लॉस स्कोर ऑफ 10। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यार इसकी जो है ना वो हाइट प्रिडिक्ट कर दो, वो कहता है इसकी हाइट 5 फुट है, मेरे पास हाइट फुट लिखी है 4.5, तो देयर इज अ लॉस ऑफ हाफ। ठीक है, तो ये लॉस फंक्शन जो है वो क्या करता है, उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू से डिफरेंस निकालता है और आपको वैल्यू बताता है। सर तो क्लासिफिकेशन में फिर ये काम नहीं होता? क्लासिफिकेशन में ये होता है, लेकिन वही मैंने कहा क्लासिफिकेशन के अंदर बस वो फिर क्या होता है, यस और नो चलता है, ट्रू और फॉल्स चलता है, 0% या 100%। चलूं आगे, कोई हैंड रेस कर रहा था? अच्छा जी, चलो। अब होता क्या है कि लॉस फंक्शन, लॉस की फंक्शन का होगा क्या, उसने बता दिया जब मुझे कि भैया तुम्हारा जवाब गलत है तो मैं क्या करूंगा, अपने जवाब सही करने के लिए वापस जाऊंगा और अपने W और B की वैल्यूज को चेंज करूंगा, जिस तरह हमने किया था अपनी एग्जाम्पल में। मैं बार बार अपनी एग्जाम्पल को रेफर करता हूँ, हमने खुद किया था ना हमारे जहन में, जब हमारी लाइन खराब आई थी तो वापस जाके हमने क्या एडजस्ट किया, नई W और नई B की वैल्यू डाली थी। ठीक है, तो लॉस फंक्शन जो है वो हमारे लिए फीडबैक सिग्नल का काम कर रहा था कि भाई ये फीडबैक आया है, जवाब सही है गलत है, आप अपने आप को जो है ना अपडेट करो। तो वो चीज जो है वो यहाँ दिखाई, यहाँ पर कहते हैं ये चीज, ये लॉस फंक्शन जो है दोबारा मैसेज छोड़ेगा कि भाई ये लॉस आया है वैल्यू, ऑप्टिमाइजर देखेगा उसको कि लॉस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो सारे वेट्स को दोबारा अपडेट करना शुरू करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में सबसे लास्ट लेयर पे जो वेट जनरेट हुआ था सबसे पहले वो चेंज होगा, फिर ऊपर वाला चेंज होगा, फिर ऊपर वाला चेंज होंगे। जो मिलियंस ऑफ वेट जनरेट हुए सारे नए सिरे से एडजस्ट होंगे। इस रिवर्स डायरेक्शन में वेट एडजस्टमेंट को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक प्रोपगेशन। अब ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द फंडामेंटल ट्रिक इन द डीप लर्निंग इज टू यूज दिस स्कोर। वो जो स्कोर आया है एज अ फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल के तौर पे उस स्कोर को यूज किया जाए टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ वेट्स अ लिटिल। वेट्स की वैल्यू को एडजस्ट किया जाए अ लिटिल, थोड़ा। ये जो थोड़ा का वर्ड यूज किया है ना उन्होंने, ये बड़ा ही सोच समझ के इस्तेमाल किया है। ये हम आगे देखेंगे कि इसमें थोड़ा क्यों कहा है। बड़े बड़े वेट्स एडजस्ट ना हो, थोड़ा सा वेट जो है ना वो एडजस्ट कर लिया जाए इन अ डायरेक्शन दैट विल लोअर द लॉस स्कोर, उस डायरेक्शन में जिससे लॉस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ये दो वर्ड याद रखिएगा, आगे कभी मैं आपसे पूछूंगा, एक थोड़ा और एक डायरेक्शन, ठीक है ना। दैट विल लोअर द लॉस स्कोर फॉर द करंट एग्जाम्पल, जिससे करंट एग्जाम्पल में स्कोर की वैल्यू कम हो जाए। दोबारा उस लाइन को पढ़ता हूँ कि भाई फंडामेंटल ट्रिक ये है कि डीप लर्निंग के पास अब जो लॉस स्कोर आया है ये इसको फीडबैक सिग्नल के तौर पे ऑप्टिमाइजर को भेजे और ऑप्टिमाइजर क्या करे, वेट्स को एडजस्ट करे थोड़ा थोड़ा और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि लॉस स्कोर जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। वो एक बार एडजस्ट करेगा और फिर दोबारा प्रेडिक्शन आएगी, वो प्रेडिक्शन फिर गलत हो गई, ये फिर लॉस स्कोर वापस जाएगा, ऑप्टिमाइजर फिर इस काम को करेगा और फिर इस तरह ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा ड्यूरिंग इपॉक्स। फर्स्ट दिस वन वे एडजस्टमेंट, वन वे में आंसर क्यों नहीं मिलता हमें? ये क्या पूरा प्रोसेस चला रहा है वन वे में, वन उसमें शॉर्ट में आंसर क्यों नहीं मिलता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतना स्मार्ट है तो वन जिनका बच्चा थोड़ी है भाई, स्मार्ट क्या है भाई, स्टैटिस्टिकल लर्निंग है, वो बार बार गुजरने के बाद ही सीखेगा ना, एकदम से सारे आंसर कैसे निकाल लेगा। वन वे में कोई जिन थोड़ी है कि उसके बाद आंसर जो है ना हवाई कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेशन की उसने, आपने कहा नहीं ये कैलकुलेशन सही नहीं आ रही, वो नई वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करेगा। जान नहीं, हमसे सीख के हमें बताएगा,
हमसे सीखेगा और हमें ही बताएगा फिर। हाँ, हमसे सीखेगा और फिर हमारी मदद करेगा, और आपको वो चीजें बताएगा जो आप नहीं जानते। दिस एडजस्टमेंट टू बी जॉब ऑफ द ऑप्टिमाइजर, ये जो एडजस्टमेंट की जॉब है वेट की, ये काम होता है ऑप्टिमाइजर का, विच इम्प्लीमेंट्स व्हाट्स कॉल्ड बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। जो ऑप्टिमाइजर जो है वो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम लगाता है। ये बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के बारे में क्या कह रहे हैं? द सेंट्रल एल्गोरिथम इन द डीप लर्निंग। द नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन्स इन मोर डिटेल हाउ बैक प्रोपगेशन वर्क्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या चल रहा है? वेट आपके पास इनपुट आ रहा है, लेयर में जा रहा है, वहां से उसके बाद वेट मिला, दूसरी लेयर में गया नए वेट मिले, तीसरी लेयर में गया नए वेट मिलते गए, आखिरी लेयर पे प्रिडिक्शन आ गई। प्रिडिक्शन लेने के बाद अब एल्गोरिथम क्या कर रहा है? देख रहा है जो डाटा आपके पास सप्लाई किया गया आउटपुट का, उससे मैच किया, डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस निकाल के ऑप्टिमाइजर को भेजा कि भाई ये सही है गलत है चेक करो, और अगर गलत है तो नए वेट एडजस्ट करो, अगर सही है तो दैट्स वेरी गुड। अब ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई। इनिशियली द वेट्स ऑफ द नेटवर्क आर असाइंड रैंडम वैल्यूज। शुरू में वेट्स को जो है वो रैंडम वैल्यूज मिलती है, यानी कोई भी वैल्यू लेके काम शुरू कर देगा वो। जिस तरह हम अपने मॉडल के अंदर कोई भी लेयर्स और कोई भी न्यूरॉन लग के काम शुरू कर रहे हैं ना, तो वो कर लेगा, करने के बाद पता चलेगा रिजल्ट गलत आया, तो अब वो सोचेगा वेट कम करूं या ज्यादा करूं। So the network merely implements a series of random transformation। इसलिए नेटवर्क जो है वो फकत रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है ऐसे ही अपनी मर्जी से। नेचुरली इट्स आउटपुट इट्स फार फ्रॉम व्हाट इट शुड आइडियली बी, और यकीनन उसका आउटपुट जो है वो सही नहीं आता। एंड द लॉस स्कोर इज अकॉर्डिंगली वेरी हाई। इसी वजह से पहले ईपॉक के बाद लॉस स्कोर जो है बड़ा हाई आ रहा होता है। बट विद every example the network process, जैसे जैसे एग्जाम्पल प्रोसेस होती है, the weights are adjusted a little in the correct direction। बार बार ये वर्ड आ रहा है, a little in the correct direction, कि वेट जो है वो थोड़े थोड़े एडजस्ट किए जाते हैं और करेक्ट डायरेक्शन में। थोड़ा सा मैं हवाला दूं इसका कि भाई आपने वेट जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वेट जो है वो 2 डाला था, आंसर जो है वो गलत आ गया। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि नया वेट में क्या डालूं, कितना ज्यादा और कितना कम डालूं। नया वेट में क्या डालूं, मैं 2 से बड़ा करूं या 2 से छोटा करूं। ये हो गई डायरेक्शन कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाऊं या डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाऊं। मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग ना? कि डायरेक्शन का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब क्या है कि वेट जो नया है वो बढ़ाऊं या कम करूं। दूसरी चीज उन्होंने कहा अ लिटिल, और ये बढ़ाना जो भी होगा ना, अब मुझे 2 से अगर बड़ा करना है तो क्या 2 के बाद डायरेक्ट 200 डाल दूं, या 2 से पीछे डायरेक्ट -200 डाल दूं? नहीं, मुझे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। 2 डाला है, 2.1 डालूंगा, 2.5 डालूंगा, 3 डालूंगा। तो ये 2 चीजें ये हैं, आपके पास राइट डायरेक्शन में आपने एडजस्ट करना है और अ लिटिल एडजस्ट करना है। ऐसा क्यों करना है, ये जब मैं आपको एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जब मैं पढ़ाऊंगा, ये बैक प्रोपगेशन, इंशाल्लाह इसकी पूरी मैथमेटिकल, तो आपको जो है वहां समझ में आएगा कि ये व्हाई लिटिल एंड करेक्ट डायरेक्शन इज नीडेड। तो वेट्स आर एडजस्टेड इन लिटिल करेक्ट डायरेक्शन एंड द लॉस स्कोर डिक्रीजेस। दिस इज द ट्रेनिंग लूप। ये पूरा जो है ये ट्रेनिंग लूप कहलाता है। इनपुट प्रिडिक्शन लॉस ऑप्टिमाइजर, इनपुट प्रिडिक्शन लॉस ऑप्टिमाइजर, ये टोटल जो है वो क्या चल रहा है? ट्रेनिंग लूप चल रहा है, विच रिपीटेड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स, जो काफी दफा रिपीट होता है। टिपिकली टेंस ऑफ आइटरेशंस ओवर थाउजेंड्स। फॉर एग्जांपल 10 आइटरेशन यानी 10 इपॉक, 20 epoch, 50 epoch yields weight values that minimizes the loss function। जिससे क्या होता है, वेट की वैल्यूज निकलती हैं, जिससे लॉस फंक्शन जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। अ नेटवर्क विथ मिनिमल लॉस
खुले रहने देना इसको। A network with minimum loss is one for which outputs are close। अगर नेटवर्क का लॉस जो है वो मिनिमम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आउटपुट टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ठीक है, अ ट्रेन नेटवर्क, और हम इसको कहते हैं कि ये नेटवर्क क्या हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है हमारे गिवन डाटा के ऊपर। वंस अगेन इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म, वंस स्केल्ड एंड जस्ट लुकिंग लाइक मैजिक। ये क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन इसकी एंडिंग रिजल्ट जो है वो बड़े मैजिकली नजर आते हैं कि ये जादू हो रहा है कि सिस्टम अब पहचानने लगा है ह्यूमन की तरह। कोई सवाल इसमें हो तो वही कर लें। ये 3 फिगर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो है ना बैकएंड है समझने कि क्या चल रहा है। तो इनमें अगर कोई सवाल जनरेट हो रहा है पूछ लें। ऑप्टिमाइजर सर दोबारा समझा दें तो। ऑप्टिमाइजर का काम ये होता है कि ये जो लॉस वैल्यू आई है उसकी बिहाफ पे ये चेक करता है कि लॉस ज्यादा है या कम है। ठीक है, और अगर ज्यादा लॉस आ रहा होता है तो ये वेट्स को दोबारा एडजस्ट करने के लिए भेज देता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि लॉस ज्यादा है या कम है, वो हम सेट करते हैं। हमें इतना लॉस चाहिए या इतनी एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है सर एक बात बताऊं, जी जी, अगर आप इजाजत हो तो, ये सर ये चीजें तो सर लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो हमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है, फिर हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालना पड़ता है, उसमें हाँ कुछ इक्वेशंस लगती हैं, उसके बाद जाकर ये ऑप्टिमाइजर की कॉस्ट, ऑप्टिमाइजर की टर्म तो हम वहां यूज करया करते थे, जो तो कि आप वही तो अभी है यही सब कुछ। बता रहे हैं हमें। तो तो हाँ, वही वो वही एक्सेल तो में सब भी यूज कुछ है होता था भाई। ये। हाँ, पूरी मैथमेटिक्स ही तो है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि ऑल इज मैथमेटिक्स। जी जी सर जी। ठीक है, और कोई सवाल? लेकिन सर ऑप्टिमाइजर जब एक्सेल में भी हम यूज कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन वहां भी यूज कर सकते हैं, तो इसी चीज को हम पांडा में एज अ पांडा में यूज कर रहे हैं, एआई में यूज कर रहे हैं, इसका कोई क्या लॉजिक है? मतलब एक भाई चीज जो पांडा आप में और वहां भी एआई यूज कर में, सकते हो, हम यहाँ भी यूज कर, तो वहां पर जब और आप एक्सेल यूज में करते फर्क थे है। तो वहां आप कितने रिकॉर्ड्स के साथ खेलते थे? आप जर्नल पे काम ये करते सही थे, है कि जर्नल पे काम करते थे, आप 50 रिकॉर्ड ले लेते थे, उसकी कैलकुलेशन में जो है ना आप कैलकुलेटर चला चला के आपके हाथ थक जाते थे। ठीक है, सही यहाँ सही आप सही देखो यहाँ कितने रिकॉर्ड्स को एडजस्ट कर रहा है, लाखों में की तादाद में, हजारों की तादाद में डाटा को हैंडल करेगा। ठीक है, सर एक और बात है, और ये हमारे यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं y इक्वल्स टू mx प्लस b, वो तो बेशक लीनियर है, लेकिन उसके आगे एक एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होता है जो कि नॉन लीनियर डाटा को भी वो अभी एक्टिवेशन आगे पढ़ेंगे, अभी उसके बाद में नहीं छेड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑप्टिमाइजर उस दिन आपने एडम यूज किया था, तो ये क्या होते हैं मतलब? ऑप्टिमाइजर एडम यूज किया था उस दिन आपने? हाँ, ऑप्टिमाइजर बहुत सारे होते हैं। अगर आप यहाँ पर जाके लिस्ट डाउन करें तो हर ऑप्टिमाइजर तो ये अलग होते हैं ऑप्टिमाइजर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए और उसके लिए रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए? हाँ, मुख्तलिफ हो जाते हैं बहुत सारा, एक कोई रेलेवेंट जो है ना वो प्रॉब्लम लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर जो आपके पास आ जाएगी तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये अवेलेबल ऑप्टिमाइजर SGD, RMS Prop, एडम, मेडाडेल, एडाग्रेड, एडम, ये भी नए भी शामिल हो गए, पहले ही नहीं थे, और लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर तो और भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्टिमाइजर जो है वो अवेलेबल है डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। तो फिर हम ये बार बार अपने मॉडल में चेंज करके देख रहे होते हैं या फिर एक फिक्स होता है? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। मैं शुरू से कह रहा हूँ हिट एंड ट्रायल, कि आप जो है ना पहले से आपको नहीं मालूम होगा कौन सा ऑप्टिमाइजर जो है ना, कुछ आइडिया होता है
कि चलो ये वाला लगाते हैं क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम इससे हल हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं हल हो रहा तो फिर आपको डिफरेंट ट्राई करके जो है ना वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सही रिजल्ट दे रहा है। सर एक क्वेश्चन है, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये तो सिंपली ए टू बी मैपिंग है सर, जहाँ पे ये लॉस फंक्शन हाँ कैलकुलेट हो रहा है। सपोज हमारे पास टारगेट ही नहीं है सर, गेन या क्या कुछ चीज और है? एल्गोरिथम्स, टारगेट हमारे पास नहीं है सर, तो लॉस किस तरह फिर कैलकुलेट करेंगे? टारगेट हमारे इस पास है ही सिनेरियो नहीं। में तो ठीक है सर, ए टू बी मैपिंग हो रही है सर। मैं आपकी बात समझ गया, सिर्फ सवाल रिपीट करें। सर मैंने कहा अगर टारगेट ही सेट ना हो सर, हमारे पास टारगेट ना हो सर। अच्छा नहीं, सुपरवाइज लर्निंग है ना ये। सुपरवाइज लर्निंग के यस अंदर सर, टारगेट जो है अनसुपरवाइज्ड ना, मैं बात कर रहा हूँ सर। अनसुपरवाइज के अंदर जो है ना, इनसाइड जो है वो अनसुपरवाइज में इस तरह के प्रॉब्लम होते ही नहीं है। फिर उसमें हम क्लस्टरिंग वगैरह करके पहले जो है ना लेबल्स जनरेट कराते हैं, टारगेट वहां भी पहले, फिर मॉडल जो है ना खुद टारगेट जो है जनरेट भी करता है। ठीक है, ऑटो मतलब वहां पे इनकोडर भी यही क्लस्टर। काम हो सकता है सर लॉस फंक्शन का? जी जी, वहां पर भी इसी तरह काम होगा, लेकिन वहां क्योंकि टारगेट नहीं है तो पहले मॉडल इनसाइड जो है वो टारगेट्स को जनरेट करेगा, सही। क्योंकि लेकिन उसने वो उसने करना क्या है ये तो पता चलना ही चलना है ना भाई। उसको पता ही ना हो कि करना क्या है तो क्या करता रहेगा बेचारा वो। हाँ सर, मतलब एक वो भी प्रेडिक्ट करेगा सर, कि टारगेट्स को प्रेडिक्ट करेगा वहां पे जी हाँ जी हाँ जी अनसुपरवाइज्ड हाँ, में। अनसुपरवाइज में भी करेगा। और तो प्रिडिक्ट करने के अलावा भी काम है, क्लासिफाई करने के काम भी है, क्लस्टरिंग करने का काम भी है, ग्रुपिंग करने का काम भी है। ठीक है, और भी काम है, खाली प्रिडिक्ट वाला काम नहीं होगा। और दफा प्रिडिक्ट करवाना नहीं, क्लस्टरिंग भी बहुत ज्यादा यूज होती है। सही सर। अच्छा, आगे जो कुछ भी है वो सारा थियोरेटिकल है कि व्हाट डीप लर्निंग हैज अचीव्ड सो फार। ठीक है, ये सारी जो है ना थ्योरी आपने एक बार तो गो थ्रू पढ़ लेनी है कि उसने क्या क्या कर लिया है। डोंट बिलीव द शॉर्ट टर्म हाइप। अभी कहानी है, अब मेरा ख्याल में मुझे ये तो नहीं पढ़ानी चाहिए, आप लोग बस इसको पढ़ते जाएं एज एन आर्टिकल अपनी नॉलेज के लिए कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। बिफोर डीप लर्निंग क्या क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग क्या, इसमें सिखाई नहीं है, सिर्फ नाम बताएं कि क्या होता था क्या नहीं होता। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग कैसे पढ़ेंगे। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि क्या होता था, कर्नल मेथड में क्या होता था। तो आगे जितना भी ये सारा थ्योरेटिकल है, और मैं ये अगली क्लास में अज्यूम करूंगा कि आपने सब पढ़ लिया है। ठीक है, वैसे कोई चीज इसमें से आगे यूटिलाइज नहीं होनी कि आप जो है ना वो परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं कर सकूंगा। सिर्फ थ्योरी है कि अब डीप लर्निंग क्यों इतनी यूज हो रही है, कब हार्डवेयर अच्छा है, डेटाबेस बहुत सारा है, एल्गोरिथम एडवांस हो गए। तो ये सब जो है आप अब करके अगली क्लास में आएंगे। ठीक है, चैप्टर 2 हम आगे क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, कोई मसला तो नहीं, इसमें हो जाएगा। जी सर, हो जाएगा। जबरदस्त। तो फिर एंड करता हूँ यहाँ पे। कोई सवाल है किसी का, कुछ नो पूछना सर, चाह रहा हूँ कुछ? नो सर, बस वो जो अब क्लास के शुरू में सर जो मैंने आपको एक बात करी थी उसके पांडास के एग्जांपल से रिलेटेड, वो अगर आपको मिल जाए तो सर तो आपने गेटअप पे या शेयर पे आप डाल दीजिएगा एज ए रेफरेंस के तौर पर, ताकि हम देख लेंगे जो वो असाइनमेंट मैं सॉरी। हाँ, असाइनमेंट का सॉल्यूशन के नाम से जो है फाइल अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, वहाँ हाँ देख ठीक, लेना, फिर मिल ठीक है जाएगी। सर। नहीं सर, बाकी और सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और इंशाल्लाह ताला बाकी जो रिमेनिंग है सर हम वो पढ़ के फिर आपसे कोई अगर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में तो फिर हम आपसे उसमें पूछ लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, सर जबरदस्त मेरा एक जबरदस्त। सवाल। ओके जी, जी जी पूछें। सर ये टेंसरफ्लो और केरास जो है ये एनाकोंडा के बेस रूट में इंस्टॉल होने में टाइम लगा रहा है, तो जिसकी वजह से न्यू क्रिएट करना पड़ा। तो अब न्यू में बेस रूट के जो पैकेजेस है वो काफी हैं ही नहीं, तो ये कैसे होगा? कौन सा पैकेज नहीं आ रहा? सर एक पैकेज है वैली, और भी नहीं आ रहे, जो मतलब बेस रूट में ज्यादा है वो इसमें नहीं है। तो उसको कर लो इंस्टॉल, पिप से कर लो, पिप में अवेलेबल होंगे तो।
क्या कॉन्डा से कर लो? नहीं हो रहा है, एरर दे रहे हैं। क्या हल निकालूं उसका? मैं काम करता हूँ फिर एक मतलब बेस रूट में टेंसरफ्लो और केरास नहीं हो सकता क्या? यार मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अपने सिस्टम पे ना लोकल पे काम करना छोड़ ही दें, क्योंकि हमने बाद में भी जो है वो क्लाउड पे शिफ्ट होना है। आप कोलैब के ऊपर काम करें, क्योंकि जब हम डाटा बहुत ज़्यादा प्रोसेस करेंगे ना तो सिस्टम हमारा फूक जाता है। बोर्ड जो है ना वो बिल्कुल काम खराब हो जाता है। बेहतर ये है कि कोलैब के ऊपर ही काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि हमने बाद में भी वही यूज़ करना है। अच्छा है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसका हाथ भी ज़रा क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। हमें कोलैब के ऊपर जीपीयू टीपीयू भी अवेलेबल हैं फ्री में। हमें क्या ज़रूरत है सीपीयू के ऊपर प्रोसेसिंग करने की? ठीक है, ठीक है सर सर। कोलैब की फिर आप खुद करवाएंगे, मतलब कोई अब मैं भी आगे जो भी एग्जांपल्स रन करूंगा वो कोलैब पे ही करूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में एक दो लिंक्स भी शेयर करा दूंगा कोलैब के ट्यूटोरियल के, जो मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, बड़े अच्छे हैं। इसमें पूरा कोलैब सिखाया उन्होंने, कैसे यूज करना है, कैसे डाटा अपलोड करना है, कैसे अपनी ड्राइव के साथ डाटा को जब माउंट करना है, तो वो सारी चीज़ उसमें है। तो थोड़ा थोड़ा सीख भी लेंगे, आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर आपका घर किधर है सर? जी क्या? घर किधर है? घर किधर है? घर मेरा घर किधर है? मैं सर मीटअप रख हमारे लेंगे, घर के मीटअप रख लेते हैं सारे। कराची में है, यहीं पर हूँ मैं, इधर शारा फैसल के करीब। कराची में किधर? शायद फैसल पर। तो वहाँ कोई अच्छा सा रख लेते हैं मीटअप, 2-3 और बंदों को बुला लेते हैं, बैठ कर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पता हमें विजन भी मेरा क्लियर हो जाएगा कि आगे करना है क्या है। ठीक फ्रीलांसर है, के हवाले आप से आपसे मुलाकात भी रहेगी। अपने ग्रुप बना दें, कोई एक्टिविटी करें, फिर मुझे बता दें, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह टाइम निकाल के। ठीक है सर, मैं ग्रुप पर शेयर करता हूँ आपका सर। ठीक है सर। चलो सही होगा, ठीक हो गया, ओके। ठीक है भैया, एंड कर रहा हूँ फिर मैं। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ऑफिसर